class individual students, most welcome in this video. कल बेटा हम बात कर रहे थे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां और रदरफोर्ड के मॉडल को सौर मॉडल क्यों कहा जाता है, इन सब की हमने बात की थी। ठीक है बेटा, तो आप समझ गए होंगे कि रदरफोर्ड के मॉडल को सौर मॉडल क्यों कहा जाता है, जो आपने कल की वीडियो में पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह सौर मॉडल मतलब सूर्य से कैसे तुलना की कि जिस तरह सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, सूर्य के चारों ओर यानी सूर्य एक केंद्र में है और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का केंद्र नाभिक है और उस नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इसलिए रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल प्रतिरूप भी माना गया था। ठीक है बेटा, फिर हमने कमियां पढ़ी। हमने मैक्सवेल के सिद्धांत के अनुसार पढ़ा कि मैक्सवेल ने कहा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो चक्कर लगाता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का विकिरण करता है तो उसकी ऊर्जा में कमी आ जाती है और वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ अंत में नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु अस्थिर हो जाएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये बात हमने कल की वीडियो में की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेटा नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल या नील्स बोर की परिकल्पनाएं। नील्स बोर की परिकल्पनाएं। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं नील्स बोर का परमाणु मॉडल, यानी मुख्य बातें क्या थी। तो देखो, बोर और बरी स्कीम से निश्चित है कि ये जान पाए हम कि परमाणु का जो केंद्र है, परमाणु का केंद्र है वो एक नाभिक है। परमाणु का केंद्र उसका नाभिक है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होता है। भी परमाणु का केंद्र उसका नाभिक है जिसमें प्रोटॉन उपस्थित होता है। ऐसा पता लगा नील्स बोर के मॉडल में। तो देखिए, सन 1913 में नील्स बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को समझने के लिए, समझाने के लिए अपना मॉडल बनाया और उसके अनुसार उन्होंने निम्न परिकल्पनाएं दी। उन्होंने कहा कि जो परमाणु का केंद्र है वो नाभिक है। परमाणु का केंद्र नाभिक है और इस नाभिक के चारों ओर ऐसी कक्षाएं होती है। इन नाभिक के चारों ऐसी कक्षाएं होती है। इन कक्षाओं को, ये तो क्या है, नाभिक, और इन कक्षाओं को कहा कि KLMN कक्षाओं का। यदि हम केवल हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में तो नाभिक के बाद एक ही कक्षा है, लेकिन यहां पर मैंने KLMN बताया। K का मतलब है n बराबर 1, L का मतलब n बराबर 2, M का मतलब n बराबर 3 और N का मतलब n बराबर 4। ठीक है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरने का जो सूत्र होता है वो होता है 2n²। इलेक्ट्रॉन भरने का सूत्र क्या होता है, 2n² और n बराबर क्या है, कोष की संख्या। n बराबर कोष की संख्या है। ठीक है, यदि मैं कहूं n बराबर 1 तो सूत्र अनुसार होगा 2n²।
तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 1 का वर्ग बराबर 2। मैं लिखा हूं n बराबर 2, तो 2 गुणा 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 गुणा 4 बराबर 8। मैं कह दूं n बराबर 3, तो 2 गुणा 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 गुणा 9 इक्वल टू 18। यदि कहें n बराबर 4, तो 2 गुणा 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 2 गुणा 16 बराबर 32। इस तरह परमाणु की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार जो कक्ष होती है, इन वृत्ताकार कक्षाओं को कोष या ऑर्बिट कहा जाता है। इन कक्षाओं को कोष, कक्षक या ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला है 12 स्क्वायर n इक्वल टू 1 2 3 4 स्क्वायर के अनुसार हम यदि यहां पर निकालें, पहली कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32। इस प्रकार हम इस मॉडल से समझ पाते हैं। तो इसके जो मुख्य बिंदु है जिनके बारे में बात करूंगा, तो पहला पॉइंट आप लिखें, परिकल्पना का पहला पॉइंट लिखें, परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जिसमें धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कोष, कक्षक, कॉमा लगा देना, एक ही बात है। कोष कह दो, चाहे कक्षक कह दो, चाहे ऊर्जा स्तर कह दो, चाहे अंग्रेजी में ऑर्बिट कह दो, एक ही बात है। तो इन वृत्ताकार कक्षाओं को कोष, कक्षक या ऊर्जा स्तर कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिट। कोष, कक्षा कह दो, कक्षक कह दो, ऊर्जा स्तर कह दो, कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखो, ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार होती है। इन्हें n के द्वारा दर्शाया जाता है। n के द्वारा दर्शाया जाता है। इनका मान हमेशा पूर्णांक होता है। इनका मान हमेशा पूर्णांक होता है। जैसे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 कर देना, n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। इन कक्षाओं को K L M N कॉमन लगा के लो,
इन कक्षाओं को के एल एम एन के द्वारा भी दर्शाया जाता है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा के, तो के को हम लिखते हैं n बराबर ए, एल को हम लिखते हैं n बराबर 2, एम को लिखते हैं n बराबर 3 और n बराबर 4। आगे बेटा आप जब क्लास 11वीं क्लास 12वीं क्लास में आओगे तो आप पार्शियल, ब्रैकेट, पुट श्रेणियां पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में, उसमें आपको ये संख्याओं के अनुसार फॉर्मूले बनाने होते हैं जो आप कक्षा 11 और 12 में पढ़ पाओगे। अगला पॉइंट लिखो बेटा, अगला पॉइंट लिखना n का मान बढ़ने पर। अब देखो जैसे ये n बराबर 1 है, n बराबर 2, n बराबर 3, तो जैसे जैसे n का मान बढ़ता जाएगा परमाणु की जो बाहरी कक्षा वो नाभिक से दूर होती जाएगी और वृत्ताकार पथ का आकार भी बढ़ता जाएगा, जिससे परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। तो इसमें आप लिखो n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती हैं। n का मान बढ़ने पर कक्षाएं नाभिक से दूर हो जाती है और इनकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, कक्षा के या n बराबर 1 जो प्रथम कक्षा है, कक्षा के या n बराबर 1 की ऊर्जा सबसे कम होती है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। अब इन कक्षाओं में देखो चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक लाइन और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। अब देखो एक तो होता है वेग और एक होता है संवेग। यदि ये सरल रेखा होती तो वेग होता, क्योंकि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। लेकिन यहां पर संवेग क्यों है? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्ताकार पथ में तो प्रत्येक स्थिति में उसका मान लगातार बदल रहा है, उसका कोण लगातार बदल रहा है, यानी विस्थापन के साथ उसके कोण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए यहां इसको कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसका वेग है, उसका गुणनफल संवेग होता है। ठीक है, और यदि उस संवेग के साथ यदि उसमें निश्चित प्रत्येक पॉइंट पर उसके कोण के मान में बदलाव हो रहा है तो उसे कोणीय संवेग कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई होता है। mvr बराबर nh/2 पाई होता है। अब m क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है? इलेक्ट्रॉन का वेग। r क्या है? परमाणु की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या। ठीक है, और n क्या है? कोश की संख्या, h प्लांक स्थिरांक और पाई का मान आप जानते हैं 22/7 3.14। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr बराबर nh/2 पाई होता है। ठीक है, अब यहां आप इसमें लिख लो बगल में, n का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, मैं लिखूं m बराबर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v इलेक्ट्रॉन का वेग, r कक्षा की त्रिज्या
n कोष की संख्या, h प्लांक स्थिरांक जिसका मान निश्चित होता है, और पाई बराबर तो वास्तव के साथ होता है 2, एक अंक है, लिख लीजिएगा। फिर हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, और इसमें लिख दो एक लाइन और। बोर के अनुसार एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिएगा, यहां हमने 6 पॉइंटों की बात की जो बोर मॉडल की मेन परिकल्पना है। अब हम एक बात करेंगे इसमें रैखिक स्पेक्ट्रम के बारे में। पॉइंट नंबर 7 भी है और वो अलग से क्वेश्चन भी बन जाता है। रैखिक स्पेक्ट्रम, देखिए यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में लगातार चक्कर लगा रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉन यदि बाहर से ऊर्जा अवशोषित कर ले, तो वह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है। और यदि कोई इलेक्ट्रॉन जब अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर देता है, तो वो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में चला आता है। तो इलेक्ट्रॉन का निम्न कक्षा से उच्च में जाना या उच्च से निम्न में आना रैखिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये निर्भर है निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा के अवशोषण और उत्सर्जन पर आधारित है। तो हम 7वें पॉइंट में एक लाइन ये भी लिख सकते हैं कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन, भाई बोर ने तो कहा था कि जब निश्चित कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, सीधी सी बात। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण कर ले तो ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो वो निम्न से उच्च में चला जाता है, और जब ऊर्जा का अवशोषण कर दे तो ऊर्जा की कमी होती है, वो ऊपर से नीचे आ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर। तो इसमें एक लाइन लिख लो 7वें पॉइंट में, फिर मेरे रैखिक स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ तो एक लाइन लिख लो, परमाणु में इलेक्ट्रॉन या तो 7वां पॉइंट आके हेडिंग डालो और लिखना चाहोगे, परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, तो वह उच्च स्तर से, यानी दूसरी कक्षा पहले किसमें आ जाएगा, तो उच्च स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा का, पहले मैंने अवशोषण लिखाया था, उत्सर्जन लिखाया, यानी जब वो अवशोषण करेगा ऊर्जा का, जब तो आएगा निम्न से उच्च में, और जब उत्सर्जन करेगा तो उच्च से निम्न में आएगा, इस तरह के। ठीक है, अब मैं इसको चित्र के द्वारा बता रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, और जिनको ये लिखना है वो ये भी लिख सकते हैं। ठीक है,
जिनको लिखना है वो इसको भी लिख ले, सीखने वाली बात है। अब रेखा के स्पेक्ट्रम में देखिए, ये परमाणु का नाभिक है, ये प्रथम ऊर्जा स्तर और ये द्वितीय है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण। तो ये ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, फिर उच्च में है, ये इलेक्ट्रॉन करेगा ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन मतलब निकालना। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा तो ऊर्जा की कमी आएगी, और ऊर्जा की कमी आने से ये पहली कक्षा है, इसे कहेंगे उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर, और दूसरा है निम्न ऊर्जा स्तर। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर देगा तो उच्च से निम्न में आ जाएगा, उच्च से निम्न में आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चित्र देखो, ये नाभिक, ये प्रथम कक्ष और ये द्वितीय कक्ष। अब इलेक्ट्रॉन पहली कक्ष में है और ये नाभिक है, तो देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का क्या कर रहा है, अवशोषण। तो ये तो है निम्न कक्ष, ये उच्च कक्ष, निम्न ऊर्जा स्तर, इसे कहेंगे उच्च ऊर्जा स्तर। तो ये निम्न से कहां आ रहा है, उच्च में आ रहा है, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं कि जब ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आता है, और जब उत्सर्जन करता है तो उच्च से निम्न में आ जाता है। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, उच्च से निम्न, निम्न से उच्च में आना ही कहलाता है परमाणु का रैखिक स्पेक्ट्रम। तो बेटा टॉपिक डाल लें और लिखें, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है, तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाती है, और यह इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन है उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है, इसी प्रकार अब दूसरे चित्र को देखो। इसी प्रकार जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चला आता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला आता है। अतः इलेक्ट्रॉन का
इलेक्ट्रॉन का निम्न स्तर से उच्च में तथा उच्च से निम्न में आने पर इनकी ऊर्जा का उत्सर्जन व अवशोषण होता है जिससे रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा नील्स बोर की परिकल्पनाएं और रेखिक स्पेक्ट्रम। तो इस नील्स बोर की परिकल्पनाओं में आपने जितने भी पॉइंट पढ़े 6-7 पॉइंट, 7वां पॉइंट आपका रेखिक स्पेक्ट्रम है। बेटा रेखिक स्पेक्ट्रम को तो सिंपल तरीके से याद रखना कि जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करे या ऊर्जा का अवशोषण करे तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के उत्सर्जन करने पर उच्च से निम्न में आ जाता है, अवशोषण करने पर निम्न से उच्च में चला जाता है। इस प्रकार रेखिक स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। ठीक है बेटा, अभी इस मॉडल के साथ बोर मॉडल की कुछ कमियां हैं, तो बोर मॉडल की कमियां पढ़ेंगे और उसके बाद हम यानी हमारे जो परमाणु सिद्धांत है वो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। तो बेटा मैं अगले वीडियो में आपको बोर मॉडल की कमियां बताऊंगा, इसकी कुछ कमियां रह गई थी जिनके बारे में अगले वीडियो में आपको शेयर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।